हाउ इज द मसल कॉन्ट्रैक्शन? मसल कॉन्ट्रॅक्शन एक एक्सपेन्सिव्ह प्रोसेस आहे, म्हणजे ती खर्चिक प्रक्रिया आहे. ती खर्चिक का आहे? कारण या प्रोसेसमध्ये ATP यूज होतं, यहाँ ATP इस्तेमाल होते हैं. ये पूरी प्रोसेस एक्सपेंसिव प्रोसेस है. मसल कॉन्ट्रैक्शन खास तौर पे स्केलेटल मसल्स का अगर हम बात करते हैं, स्केलेटल मसल जो वॉलंटरी प्रकार के मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन यू नो बेटर कि वो विल पावर से चलता है. एक्चुअली सभी मसल्स का कंट्रोल CNS के पास ही, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सिरेब्रम कंट्रोल्स द मसल कॉन्ट्रैक्शन. स्केलेटल मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ब्रेन के विल पावर कंट्रोलिंग सेंटर्स के पास है. इट इज विलफुल कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल इज विलफुल, ऐच्छिक, वॉलंटरी. इसके लिए CNS से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से माने ब्रेन से जो मोटार न्यूरॉन आता है, मोटार नर्व आता है, वो जो मोटार नर्व है वो मसल सेल के सार्कोलेमा को अपना एक्सॉन कांटेक्ट करवाता है. मोटार नर्व जो होता है ना, उसका साइटॉन CNS में होता है और एक्सॉन इफेक्टार में होता है. मोटार न्यूरॉन किसको बोलते पता है ना, कि जिसका साइटॉन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, इधर CNS में है, ओके. और उसका जो एक्सॉन है वो एंड होता है कहाँ पे? इफेक्टार. अब हम क्या स्टडी करने वाले? मसल कॉन्ट्रैक्शन. तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में इफेक्टार कौन है? मसल. तो मसल की जो सेल होती है, अगर आप मसल सेल को देखते हैं तो मसल सेल का जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, हम उसको बोलते हैं सार्कोलेमा. क्या बोलते हैं? व्हाट इज द मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल कॉल्ड? सार्कोलेमा. इट इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा. सार्कोलेमा पे कौन एंड होता? मोटार न्यूरॉन, जो संदेशा ला रहा. किसका मैसेज ला रहा हो? इट इज ब्रिंगिंग द मैसेज ऑफ CNS. किसका मैसेज? CNS का मैसेज इट इज ब्रिंगिंग फ्रॉम ब्रेन टू द मसल सेल या मसल फाइबर. मसल सेल या जो मसल फाइबर है उसकी कवरिंग या सेल मेम्ब्रेन इज द न्यूरो, व्हाट इज सार्कोलेमा. एंड ये वाला सपोज न्यूरॉन है और ये रहा सार्कोलेमा. दिस इज सार्कोलेमा. सार्कोलेमा. दिस इज मसल फाइबर. सपोज दिस इज मसल सेल, मसल फाइबर, मसल फाइबर, मसल सेल. और इन दोनों का ये जो कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट बनता है एक्चुअली मोटार एंड प्लेट या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. दिस इज न्यूरो. न्यूरो माने न्यूरॉन, मस्कुलर माने मसल. न्यूरो मस्कुलर जंक्शन यहां बन जाता है. अब मुझे बताओ कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किसका किसका बनता है? मोटार न्यूरॉन एंड मसल सेल. क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो मैसेज है वो कहां से आ रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ब्रेन से आ रहा है. वो मैसेज सही है कौन ला रहा? मोटार न्यूरॉन ला रहा. मोटार न्यूरॉन हमेशा उसका साइटॉन बताता है इन द CNS और एक्सॉन इफेक्टार में, मतलब मसल में. यहां पे जंक्शन बनता है. ये जो भी हम प्रोसेस देख रहे डायग्राम, ये मसल सेल के अंदर की, ये मैकेनिज्म मसल सेल के अंदर की. लेकिन इसको होने के लिए मैसेज तो आना पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम से. जब तक वो मैसेज नहीं आता तो ये कॉन्ट्रैक्शन अभी करना है. मसल इज गोइंग अंडर कॉन्ट्रैक्शन. विदाउट द मैसेज फ्रॉम योर ब्रेन और CNS द कॉन्ट्रैक्शन विल नॉट ऑकर. कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो. और उसके लिए मैसेज लाने वाला कौन है? मोटार न्यूरॉन. मैसेज लाने वाला कौन है? मोटार न्यूरॉन. कनेक्ट किसको कर रहा? मसल फाइबर से. तो दोनों का कनेक्शन
किसका किसका कनेक्शन? मोटार न्यूरॉन एंड मसल फाइबर, मोटार न्यूरॉन एंड का कनेक्शन इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर, न्यूरोमस्कुलर या फिर मोटार एंड प्लेट, मोटार एंड प्लेट। इस मोटार एंड प्लेट में कुछ केमिकल घटनाएं, सम केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग ऑन। क्या होता है? सपोज ये एक्सॉन है और ये है सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर, मसल सेल। ये मसल सेल की सार्कोलेमा है और ये है एक्सॉन का एंड। इनमें एक न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होता है, एक केमिकल सीक्रेट होता है इससे। इस केमिकल का नाम है एसिटिल कोलिन। इस जंक्शन में एक केमिकल सीक्रेट होता है जो न्यूरोट्रांसमीटर कैटेगरी में आता है। उस केमिकल का नाम है एसिटिल कोलिन। ये जो एसिटिल कोलिन है वो कहां से आ रहा? इट इज फ्रॉम मोटार न्यूरॉन का एक्सॉन। मोटार न्यूरॉन का एक न्यूरो ट्रांसमीटर सीक्रेट करता, उस न्यूरो ट्रांसमीटर का नाम बोलो, एसिटिल कोलिन। क्या नाम है? एसिटिल कोलिन वो ब्रेन का मैसेज जो है जिसको लाया एक्सॉन में, मतलब न्यूरॉन में, मोटार नर्व में। मोटार नर्व इस तरह से साइटोन बताती ब्रेन में, और ये सपोज एक्सॉन है वायर, इसका कनेक्शन हो रहा मसल के साथ। मसल का जो मेम्ब्रेन है, पर्दा है, उसका और इस एक्सॉन का जो कनेक्शन है वहाँ एक केमिकल सीक्रेट होता है। उस केमिकल का नाम है एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। कौन है वो? मतलब एक मैसेज ट्रांसफर करवाता ब्रेन का टू दिस मसल। इस मसल सेल के अंदर वो मैसेज पहुंचाने का काम ये एसिटिल कोलिन करता, और एसिटिल कोलिन इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर सीक्रेट होता है। सीक्रेट ये एसिटिल कोलिन सीक्रेट करने का काम ऊपर के एक्सॉन का। एसिटिल कोलिन का काम मैसेज ट्रांसफर करना, एसिटिल कोलिन सीक्रेट करने का काम एक्सॉन का, मोटार न्यूरॉन का। मोटार न्यूरॉन जो ब्रेन से आ रहा मैसेज लेकर के, संदेश लेकर के, किसके पास संदेश लेकर के आ रहा है? मसल सेल के पास, ताकि मसल कॉन्ट्रैक्शन हो सके। हमारी जो भी एक्शन होती है ना ब्रेन के आदेश से होती है, ब्रेन के मैसेज से होती है। तो कैसा होगा वो एक्शन? मसल कॉन्ट्रैक्शन जैसा होगा वैसा वो एक्शन होगा। तो इस एक्शन का गाइडेंस कौन दे रहा? ब्रेन दे रहा, मैसेज के जरिए। वो मैसेज ला रहा कौन? मोटार न्यूरॉन। मोटार नर्व या मोटार न्यूरॉन कहाँ एंड हो रहा? मसल के पास। मसल का बाहर का मेम्ब्रेन सार्कोलेमा, और मोटार न्यूरॉन का एंड एक्सॉन, इनके बीच में एक जंक्शन बना, उसका नाम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटार एंड प्लेट। इस मोटार एंड प्लेट में केमिकल सीक्रेट हुआ है एक्सॉन से। वो केमिकल एसिटिल कोलिन, और वो केमिकल क्या करता? मैसेज ट्रांसफर करता इनसाइड ऑफ द सेल, सेल के अंदर। अब मान लो वो मैसेज अंदर आ गया, जैसे अंदर चला जाता है एसिटिल कोलिन निकल भी जाता है, हट जाता है, उसका काम हो गया। अब मैसेज जो अंदर आया है वो क्या करवाता? ध्यान से सुनो। वो एसिटिल कोलिन पहले तो कैल्शियम रिलीज करवाता, कैल्शियम रिलीज करवाता अलग अलग जगहों से सेल के, और वो सारा रिलीज कैल्शियम जो है वो जा रहा एक्टिन के एक्टिव साइट्स की तरफ, जहां मास्किंग है ट्रोपोनिन्स। यहां से मसल कॉन्ट्रैक्शन की स्टोरी चालू होती। पहले तो मैसेज आना, बिना मैसेज आए ब्रेन का कैल्शियम रिलीज नहीं होगा। ब्रेन का मैसेज लाने वाला धागा मोटार नर्व, मोटार न्यूरॉन, उसका लास्ट एंड एक्सॉन का एंड सीक्रेट करता एसिटिल कोलिन इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो जंक्शन बना है किसमें किसमें? मोटार नर्व एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल सेल। वहां एसिटिल कोलिन आने के बाद क्या हुआ? फिर मैसेज ट्रांसफर हुआ कॉन्ट्रैक्शन का।
मैसेज ट्रांसफर हुआ, कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज ट्रांसफर हुआ और इस तरह से वो बाद में एसिटिलकोलिन हट जाएगा। अब अंदर जो मैसेज है उससे चेंजेस सेल के अंदर क्या क्या हो रहे हैं। पहला बदलाव तो ये है दादा कि कैल्शियम आयन जो है वो रिलीज होते हैं और वो जाते हैं टू द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन पे पहले से एक मास्किंग है ऑफ ट्रोपोनिन, उस मास्किंग को वो हटाते हैं। मास्किंग हट गई एट दिस प्लेसेस, यहाँ पे जो मास्किंग होती है ट्रोपोनिन्स का मास्किंग वो हटाई जाती है, मास्किंग हटाई जाती है। कौन हटा रहा मास्किंग? कैल्शियम आयंस। इसके ऊपर मास्किंग है एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, ये एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन सपोज, और ये इसके ऊपर ये मास्किंग है और ये मास्किंग जो है ट्रोपोनिन्स की हटाने का काम Ca++ का। लेकिन Ca++ रिलीज कब हो रहा? मैसेज आने के। और Ca++ काम कहाँ कर रहा? ऑन द ट्रोपोनिन, जो मास्किंग है ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, एक्टिन के एक्टिव साइट पे जो मास्किंग है किसकी? ट्रोपोनिन, उसको हटा रहा कौन? Ca++। लेकिन वो कब बाहर आ रहा? जब ऊपर से मैसेज आया। जैसे मैसेज आया, कैल्शियम निकला सेल से, वो गया एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन के पास, ट्रोपोनिन की मास्किंग हटा दी और जैसे ही मास्किंग हटा दी वो एक्टिव साइट अवेलेबल होता है टू मेक द क्रॉस ब्रिज। कनेक्शन विथ मायोसिन के लिए वो अवेलेबल हो सकता है। अब क्या होता है कि ये जो मतलब एटीपी बाइंडिंग साइट है किसका? मीरोमायोसिन या मायोसिन का। उस एटीपी बाइंडिंग साइट के पास एटीपी आके टूट जाता है, मतलब एटीपी कन्वर्ट्स इनटू एडीपी प्लस आईपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। मतलब 3 फॉस्फेट जो थे एडिनोसिन के साथ में, उसमें 2 फॉस्फेट रहते, एक फॉस्फेट निकल जाता और उससे एनर्जी रिलीज होती है। वो जो रिलीज एनर्जी है, वो रिलीज एनर्जी हेल्प टू मेक क्रॉस ब्रिज बाइंडिंग ऑफ द मीरोमायोसिन विद द एक्टिन के एक्टिव साइट। एक्टिन की एक्टिव साइट जो है वो यहाँ पे बाइंड होती है मीरोमायोसिन के साथ। क्यों बाइंड हुई? पहले तो मास्किंग हटा दी, दूसरी बात एटीपी ने एनर्जी दी, ताकत दी। एटीपी ने ताकत कैसे दी? एटीपी आकर के टूटता है, हाइड्रोलाइज होता है, और जैसे एटीपी हाइड्रोलाइज होता है एडीपी एंड आईपी बनता है। एडीपी एंड आईपी बनना इसका मतलब 3 फॉस्फेट से 1 फॉस्फेट माइनस होना, एनर्जी रिलीज होना। और जैसे ये आईपी और एडीपी अलग होते हैं एटीपी से, ओके, तो ये मीरोमायोसिन बाइंड्स विद दिस एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन एंड क्रॉस ब्रिज इस फॉर्मेशन पकड़ लिया। इसने इसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जो है ये इसको इधर खिसकाता, सरकाता, स्लाइड करवाता, और ये स्लाइडिंग। आप बताएंगे किसने किसकी स्लाइडिंग की? मायोसिन ने एक्टिन की स्लाइडिंग की। अब स्लाइडिंग करी बोले तो किधर करी? देखो ये है एक्चुअली एक्टिन, ये एक्टिन, ओके, और ये है डार्क बैंड बोले तो मायोसिन। मायोसिन के सेंटर की तरफ दोनों तरफ से एक्टिन आ रहा, इधर से भी ऐसा ही हो रहा है। इधर का जो मायोसिन है वो इसको पकड़ के इधर खींचता है, वो तो सेंटर लाइन की तरफ खींचता है, और इस तरह से जो है वो ए बैंड स्थिर है लेकिन आई बैंड सिकुड़ रहा। ये जो एक्टिन है वो आई बैंड है, मायोसिन ए बैंड है। ए बैंड स्थिर है, आई बैंड इधर एनकोर्चमेंट कर रहा, आ रहा टू द एम लाइन, मिड लाइन या फिर मिडल लाइन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है ए बैंड स्थिर रहना, आई बैंड सिकुड़ना। सिकुड़ना बोल तो कैसा? अगर ये देखो ये पूरी तरह से ऐसा क्लियर है तो ये फैले वाला है, लेकिन ये बटन्स क्या कर रहे हैं? इसको पकड़ के इधर खींच रहे, इसका तो एरिया कम हो रहा ना। खींच रहे बोले तो किधर खींच रहे? एम लाइन की तरफ खींच रहे। हमको दूसरे डायग्राम से दिखाई देता है। इस तरह से क्या हुआ यहाँ पे? मतलब जब एटीपी टूटा तो क्रॉस ब्रिज बना, और क्रॉस ब्रिज बने बरोबर क्या हुआ? स्लाइडिंग हुई। किसकी स्लाइडिंग हुई?
एक्टिन किसके ऊपर हुई? मायोसिन। किसने करवाई? न्यूरोमायोसिन। न्यूरोमायोसिन किसके साथ कनेक्ट हुआ? एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन के साथ कौन कनेक्ट हुआ? लेकिन ये कनेक्शन कब हुआ? जब एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन के ऊपर का मास्किंग हट गया। मास्किंग किस चीज का था? प्रोपोनिस का। प्रोपोनिस को हटाया किसने? Ca++ कब बाहर निकला? जब ऊपर से मैसेज आया। घटनाक्रम मैंने रिवर्स ले लिया, अब सीधे लेते हैं। CNS से मैसेज आया, लाने का काम न्यूरो है कि नहीं? मोटार न्यूरॉन। मोटार न्यूरॉन का जो लास्ट एंड है, एक्सॉन एंड, एक्सॉन नोड्स, वो किसके साथ कनेक्टेड है? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा और उसका कनेक्शन इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटार एंड प्लेट। वहाँ कौन सा केमिकल सीक्रेट होता है? एसिटिल। वो कौन सी कैटेगरी का केमिकल है? इट इज न्यूरोट्रांसमीटर which transfer the message of brain to the muscle cell. मसल सेल के बाद मैसेज आने के बाद किसका रिलीज होता? कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन रिलीज होकर पहला काम क्या करते हो? प्रोपोनिस को हटा के एक्टिव साइट को खुला कर। फिर एटीपी का क्या होता? हाइड्रोलिसिस। टूटता है बनता है एटीपी? एटीपी टूट रहा है बन रहा? एटीपी टूटा तो क्रॉस ब्रिज किनके बीच में बनता? न्यूरोमायोसिन एंड न्यूरोमायोसिन विद एक्टिव साइट ऑफ क्रॉस ब्रिज जैसे ही बना तो स्लाइडिंग होता और तुरंत जो है एटीपी बनने की प्रोसेस फिर से चालू हुई। बनने की प्रोसेस भी वहीं पे हो रही, याद रखना। एटीपी बनाने का काम भी न्यूरोमायोसिन का ही है। न्यूरोमायोसिन का ही काम है, एटीपी बनाने का काम भी न्यूरोमायोसिन का है। और इस तरह से एडीपी प्लस आईपी, ये दोनों फॉस्फेट, एक फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट, एटीपी बन जाता। और जैसे ही एटीपी बन गया, क्रॉस ब्रिज पूरी तरह से टूट गया और फिर से एक्टिन अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाता है। फिर से कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी फिर से तोड़ा, हाइड्रोलाइज किया और फिर से क्रॉस ब्रिज बन गया, फिर से स्लाइडिंग हुई, फिर से एटीपी बना, फिर से क्रॉस ब्रिज टूटा। The process goes on. Contraction, relaxation, contract. Cross bridge टूटना is relaxation of muscle. Cross bridge बनना is contraction of muscle. Formation of cross bridge. Formation of cross bridge is, what is this? Is contraction of muscle and again breaking of cross bridge. Breaking of cross bridge is equal to, okay, इसका मतलब होता है रिलैक्सेशन ऑफ मसल। रिलैक्सेशन ऑफ मसल, रिलैक्स होना, मसल रिलैक्स होना ऑफ मसल। इसीलिए ना कि रिलैक्स होने से हमें ताकत मिलती है, अच्छा लगता है। हम जब रिलैक्स होते हैं अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि एटीपी का खर्च कम होगा, एटीपी टूट रही नहीं, बरोबर। अब ये जब कॉन्ट्रैक्शन चलते रह रहा तब कैल्शियम का इस्तेमाल हो रहा है। और याद रखना ये एटीपी फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है। एटीपी कहाँ बनते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनने के लिए ऑक्सीजन लगता है। याद रखना हम सारा ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ही लेते हैं। हम जो ऑक्सीजन लेते हो उसके लिए लेते हैं, एटीपी फॉर्मेशन के लिए लेते हैं, ओके ना। तो मान लो जो ऑक्सीजन है मसल, वो लंग्स से जाता है ना, वो कभी कभी कम पड़ता है। इसीलिए मसल्स ने काम किया है कि मसल के अंदर ही ऑक्सीजन स्टोरेज की एक व्यवस्था करी, उसको लाल मसल्स बोलते। देखो मसल्स दो प्रकार के, रेड एंड वाइट। जो नॉनवेज खाते हैं उनको शायद पता होगा कि जब वो नॉनवेज लाते हैं तो उसमें रेड और वाइट ऐसे पैच मिलते मसल में। रेड जो पैच है वो मायोग्लोबिन नाम का एक कंपाउंड है जो ऑक्सीजन को होल्ड करके रखता है, ताकि स्केलेटल मसल्स को जब भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े वो जल्दी से वहीं ऑक्सीजन इस्तेमाल करें, ले ले।
क्योंकि लंग से ऑक्सीजन मिलने में थोड़ा देर लगता है, या कभी कभी लंग्स ऑक्सीजन अगर नहीं दे रहा है या ज़रूरत के हिसाब से सप्लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि वॉलंटरी मसल जो होते हैं ना वो कितना भी ऑक्सीजन मांग सकते हैं इच्छा के अनुसार। अगर उस हिसाब से ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रहा तो उसके मायोग्लोबिन में जो स्टोर्ड ऑक्सीजन है वो लेके इस्तेमाल कर सकता है। तो इसीलिए मसल में दो हिस्से हैं, रेड एंड व्हाइट। रेड वाला जो हिस्सा है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा है और ऑक्सीजन भी ज़्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन इस्तेमाल करने की मशीनरी माइटोकॉन्ड्रिया है। अगर ऑक्सीजन वहाँ पे है तो मशीन भी ज़्यादा हो, बरोबर ना। जैसे कि गन्ना है और शुगर फैक्ट्री है, शुगर केन है और शुगर फैक्ट्री है। सहारा डेजर्ट में एक भी शुगर फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि सहारा डेजर्ट में एक भी गन्ने का प्लांट नहीं है। ऑक्सीजन है तो उसका इस्तेमाल करने वाली मशीन है, वही माइटोकॉन्ड्रिया। तो मायोग्लोबिन में फुल ऑफ ऑक्सीजन है, फुल ऑफ ऑक्सीजन है, फुल ऑफ ऑक्सीजन है, इसलिए उसको इस्तेमाल करने वाली मशीनरी बोली तो माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे एटीपी जनरेट होते हैं वो फुल ऑफ है। मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे है तो मायोग्लोबिन के पास है। और वो अगर ऑक्सीजन लंग से नहीं आ रहा तो मायोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन देता है, लेकिन मसल का कॉन्ट्रैक्शन बंद होने नहीं देता या उस पर असर पड़ने नहीं देता। इस तरह से जो व्हाइट वाला मसल होता है, रेड वाला मसल के पास मायोग्लोबिन है और मायोग्लोबिन ऑक्सीजन सप्लाई करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी देता है, एटीपी से हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है। आपको पता है कि एटीपी टूटा तो क्रॉस ब्रिज बना तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ। यहाँ पे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज कॉन्ट्रैक्शन है, तो ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज इज इक्वल टू रिलैक्सेशन। व्हाइट मसल जो होते हैं उनके पास में बाकी का सब कुछ है। उनके सेल्स के पास काफी प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म है, सिस्टर्नीज है, ईआर के गोल्गी बॉडीज के सिस्टर्नीज भी है, लेकिन ऑक्सीजन कम है। कभी कभी मायोग्लोबिन होने के बावजूद भी ऑक्सीजन स्केलेटल मसल को कम पड़ता है, क्योंकि स्केलेटल मसल की डिमांड जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी अब मान लो हमारे पीछे दो दो कुत्ते लगते हैं, डॉग्स लगते हैं, स्ट्रीट डॉग्स लगते हैं, तो क्या हम डिसिप्लिन में ही चलेंगे? शिस्त नहीं, तब सारी शिस्त, सारी डिसिप्लिन टूट जाती है और हम सब छोड़ के, जीत तोड़ के भागने शुरू करते हैं। और उस समय हमें ऑक्सीजन भी उतना ही चाहिए, क्योंकि दो डॉग्स को हमारे आगे निकल नहीं जाना है, उनको तो हमारे पीछे रहना है। और स्ट्रीट डॉग से भी 1 किलो को एक समय को अगर काटेंगे तो 1/4 किलो मटन निकालते हैं। एक बार काटेंगे तो 1/4 किलो मटन निकालते हैं। इसलिए भागना तो हमें ही पड़ेगा, क्योंकि वो आगे नहीं निकलने वाले हैं, वो तो हमारे पीछे रहने वाले हैं। ये सोच के भी भागना पड़ता है। एक बाइट के लिए हमें 3 इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे डॉक्टर साहब, तो और भी भागो। तो इस तरह से भैया हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती, लेकिन ऑक्सीजन लंग से नहीं मिल रहा और मायोग्लोबिन में जितना बैंक बैलेंस स्टोर था वो भी खत्म हो गया। फिर हमारे मसल्स में एक तरीका है भैया, वो तरीका है ओके अनएरोबिक रेस्पिरेशन का। मसल्स ग्लूकोज को अनएरोबिकली तोड़ते हैं, लैक्टिक एसिड बनाते हैं। 2 ही एटीपी मिलते हैं ग्लूकोज से, लेकिन सही ओके एक ग्लूकोज से 38 मिल सकते एरोबिक किया तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। और इसलिए रेड मसल्स को एरोबिक मसल्स भी बोलते हैं, एरोबिक मसल, क्योंकि ऑक्सीजन देके एरोबिक रेस्पिरेशन करवाते हैं। लेकिन मान लो अवेलेबल ही नहीं है तो क्या करना? भागना बंद नहीं कर सकते ना भाई। कभी भी भाग स्पीड कम हुई तो जान जाती। अब हिरन के पीछे चीता लगा तो हिरन के स्केलेटल मसल्स को बाकी कोई जो है वो टारगेट नहीं दिखता है, वो सिर्फ स्पीड मेंटेन करने की सोचते हैं। और इस तरह से ऑक्सीजन भले ही कम हो, वो बिना ऑक्सीजन का अनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, लेकिन भागेंगे, ऑक्सीजन का इंतजार करते बैठेंगे तो किसी दूसरे के पेट में जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि भागो। और इस चक्कर में वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते बिना ऑक्सीजन का, कॉन्ट्रैक्शन बंद होने नहीं देते, कॉन्ट्रैक्शन चालू है कंटिन्यू। एटीपी कहाँ से लाएंगे? अनएरोबिक। फिर इससे कुछ अनवांटेड केमिकल्स बनते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड बनने से हमें होता है फटीग। हम भी काफ़ी देर तक खड़े रहना, काफ़ी देर तक काम करना, दूसरे की शादी में हमें काम को लगाया जाता है और उनकी शादी होने के बाद बदन दर्द हमारा होता है।
क्यों? दूल्हा दुल्हन तो आराम से है, भागम भाग तो हम कर रहे हैं। तो लास्ट में क्या होता है फिर? बदन दर्द होना बोले तो अंदर लैक्टिक एसिड बनना। स्केलेटल मसल्स ने अनएरोबिक रेस्पिरेशन करा और लैक्टिक एसिड बनाया, और वही लैक्टिक एसिड बॉडी पेन का कारण है, बॉडी एक्स का कारण है। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा लेकिन एटीपी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी मतलब नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, ग्लाइकोलाइसिस से एटीपी, विदाउट ऑक्सीजन एटीपी अगर लेना है तो अनेरोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ता, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करना पड़ता, एंड उससे लैक्टिक एसिड नाम का एक केमिकल बनता है जिससे फटीग होता है, माने बदन दर्द होता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। दोनों तरह के हमने मसल्स देखे, रेड एंड व्हाइट। सो दिस इज ऑल अबाउट।